अ वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो सभी? मुझे पूरा विश्वास है कि सभी बहुत अच्छे से और स्वस्थ हो। गॉड ब्लेस यू बच्चों। तो मैं आज आपके सामने एक नए पाठ के साथ फिर से हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि लास्ट के वीडियो में मैंने जो कुछ समझाया था वो तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम एक नया पाठ शुरू करेंगे जो कि साहित्य सागर के पद्य भाग से लिया गया है। पाठ 2 कुंडलियाँ, जो कक्षा 9वीं के लिए उपयोगी है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कुंडलियाँ। कुंडलियाँ का मतलब होता है दोहा और रोला के संयोग से बना छंद। इस छंद के 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि कुंडलियाँ के पहले 2 चरण दोहा और शेष 4 चरण रोला से बने होते हैं। तो समझ में आया? इसे कहते हैं कुंडलियाँ। आज हम जो कुंडलियाँ पढ़ेंगे इसको लिखा है श्री कवि गिरधर राय जी ने। किसने लिखा है? कवि गिरधर राय जी ने। उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार नाम से गिरधर कवि राय भाट जान पड़ते हैं। शिवराज सिंह ने उनका जन्म संवत 1770 दिया है, जो संभवतः ठीक है। एक हिसाब से उनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जाता है। उनकी नीति की कुंडलियाँ ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध है। अनपढ़ लोग भी 2-4 चरण जानते हैं। इस सर्वप्रियता का आधार बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन है। गिरधर कवि ने नीति, वैराग्य और आध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। यही काव्य दीर्घजीवी हो सकता है जिसकी पैठ जनमानस में होती है। गिरधर कवि इस निष्कर्ष पर खरे उतरते हैं। ऐसा अनुमान है कि ये पंजाब में रहने वाले थे, किंतु बाद में इलाहाबाद के आसपास आकर रहने लगे। इन्होंने कुंडलियों में ही समस्त काव्य रचा। कहते हैं जिन कुंडलियों में साईं की छाप है वे इनकी पत्नी द्वारा रची गई है। गिरधर कवि राय जी कुंडलियाँ अवधी और पंजाबी भाषा में लिखी गई है। ये गिरधर कवि राय जी की कुंडलियाँ अवधी और पंजाबी भाषा में लिखी गई है। ये अधिकतर नीति विषयक है। हिंदी कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित है। तो इस प्रकार से हमारे कविता के कवि श्री गिरधर कवि राय जी का जीवन परिचय यहीं समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कविता का केंद्रीय भाव। कविता का केंद्रीय भाव कुछ इस प्रकार है। गिरधर कवि राय द्वारा रचित कुंडलियाँ काव्य रचना में व्यावहारिक एवं नीतिगत शिक्षा दी गई है। गिरधर कवि राय जी ने सरल, सहज, सुगम भाषा में अत्यंत उपयोगी जीवन दर्शन कराया गया है। उन्होंने अपनी कुंडलियों में लाठी और कंबल के प्रति आदर भाव, मौका परस्ती, सबल का सहारा, समय के अनुसार कार्य का महत्व आदि बातों को लेकर बड़ी ही मार्मिक ढंग से बात कही है। उनकी कविता ने जनमानस पर बहुत ही प्रभाव छोड़ा है और वे आज भी लोकप्रिय है। कवि कहते हैं कि हमें अपने जीवन में परोपकार को महत्व देना चाहिए तथा बिना बुलाए ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां हमारा अपमान हो। इस प्रकार कवि अपनी बात पाठकों तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। अब यहाँ हमारा कविता का मूल भाव यहीं खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कविता की व्याख्या। कवि गिरधर कवि राय की पहली कुंडली है। लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग। गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे। दुश्मन दावा गिर होय, तिन्हू को झारे। कह गिरधर कवि राय सुनो, हो धूर के बाठी। यह हथियार न छाड़ी, हाथ मह लीजे लाठी। तो ये पहला कुंडलियाँ है जिसमें कवि ने लाठी के महत्व को दर्शाया है। अब कवि कहते हैं पैदल यात्रियों को लाठी की उपयोगिता के विषय में समझाते हुए कह रहे हैं कि हे धूर के बाठी, मतलब
धूल भरे दुर्गम रास्ते पर चलने वाले पथिक, तुम्हें लाठी जैसी उपयोगी वस्तु को सदैव अपने साथ रखना चाहिए। इसकी सहायता से मार्ग में पड़ने वाले गड्ढों, नदी तथा नाले आदि को पार सरलता से किया जा सकता है। जंगल के रास्ते पर कुत्ता या अन्य जानवर आक्रमण करे तो मार भगाया जा सकता है। लुटेरों से, चोर, लुटेरों या दुश्मनों से अपनी रक्षा की जा सकती है। गिरधर कविराय जी कहते हैं, दूसरे सभी शस्त्रों की अपेक्षा लाठी अनेक कार्य में काम आती है, अतः यात्रा में इसे अपने साथ रखना ही चाहिए। तो ये हमारी पहली कुंडली यही समाप्त होती है। अब दूसरी है, कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान बद जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राती को झारी बिछावे। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी। ये दूसरी कुंडली, इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि ने कहा है, यात्रियों के लिए कंबल की उपयोगिता का वर्णन किया है। कंबल बहुत कम दाम में मिलता है, परंतु यात्रियों के लिए बड़े काम की वस्तु है। इससे मलमल जैसे कीमती वस्त्रों को धूल मिट्टी से बचाया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इसे लपेटकर गठरी के रूप में वहन किया जा सकता है। रात होने पर इसे बिछाकर सोया जा सकता है। कहते हैं कि कंबल बहुत सस्ता होने के साथ साथ अनेक प्रकार से उपयोगी है, अतः हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। तो ये हमारा दूसरी कुंडली यही समाप्त होता है। अब तीसरा है, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दोऊ को एक रंग काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। प्रस्तुत कुंडलियां में कवि ने गुणों के महत्व पर प्रकाश डाला है। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। कवि कहते हैं, इस संसार में गुणवान व्यक्ति हर जगह सम्मान पाते हैं, जबकि गुणहीन व्यक्तियों की कोई कद्र नहीं होती। उदाहरण के रूप में कौवा और कोयल दोनों रंग रूप में एक जैसे होते हैं। कोयल की मधुर वाणी के लिए सब उसे बहुत पसंद करते हैं, जबकि कौवे की कर्कश आवाज के कारण सभी के घृणा का पात्र बन जाता है। गिरधर कविराय कहते हैं कि मनमानी करने वाले इंसान इस संसार में गुणों के ग्राहक, किंतु कोई गुणहीनों को कोई नहीं पूछता। अतः अपने भीतर गुणों को विकसित करे, अर्थात जहाँ गुण है वहाँ सभी उनकी पूजा करते हैं, उनको सम्मान मिलता है। अगर तुम में कोई गुण नहीं है तो कोई तुम्हें पूछ परख नहीं करेगा। ये तीसरा खत्म होता है। अब आता है चौथा, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, संग ही संग डोले, पैसा रहे ना पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साईं। प्रस्तुत कुंडली में कवि कहते हैं कि यह संसार स्वार्थी लोगों से भरा पड़ा है, अतः सच्चे मित्रों की पहचान करना चाहिए और उन्हें सहेज कर रखना चाहिए। भावार्थ कुछ इस प्रकार है, हे सज्जनों, यह संसार बहुत स्वार्थी है, जहाँ पर सब अपने स्वार्थ के लिए मित्रता का दिखावा करते हैं। जब तक व्यक्ति के पास धन है तब तक मतलबी लोगों से मित्रता का ढोंग रचते हैं। जैसे ही धन समाप्त हो जाता है वैसे यह ढोंगी साथ ही मुंह फेर लेते हैं। कहते हैं, भाई इस जगत की यही रीति है, निस्वार्थ प्रेम करने वाले यहाँ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अतः लोगों को ठीक से पहचान करके ही मित्रता करनी चाहिए और सच्चे मित्र की सदा कद्र करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा चौथा कुंडलियाँ यहीं समाप्त होता है।
अब अगला है, रहिए लटपट काटी दिन बरु घामे माँ सोए, छा न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होय। जो तरु पतारे होय, एक दिन धोखा देहे, जा दिन बहे बयारी, टूटी तब जर से जहे। कह गिरधर कवि राय, छाव मोटे की गहिए, पाती सब झारी जाए, तऊ छाव में रहिए। प्रस्तुत कुंडली में गिरधर कविराय जी समझाते हुए कह रहे हैं, सदा सफल व सक्षम व्यक्ति की संगति में ही रहना चाहिए। अब उसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि कभी कमजोर वृक्ष के आश्रय नहीं लेना चाहिए, भले ही हमें कष्ट में दिन काटना पड़े। पतले वृक्ष की छाया में बैठने से तो अच्छा है कि धूप में ही सोया जाए। कमजोर का कोई भरोसा नहीं, जरा सी तेज हवा चलते ही जड़ से उखड़ जाता है। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि घना और मजबूत कवि कहते हैं कि घना और मजबूत वृक्ष छाया योग्य होता है, क्योंकि घोर आंधी तूफान में भी वह अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहता है। उसकी पत्तियां भले ही झड़ जाए पर छाया बनी रहती है। उदाहरण से कवि यह शिक्षा देना चाहते हैं कि सदैव सक्षम व्यक्तियों से मैत्री करनी चाहिए, क्योंकि वह लाख विपत्ति में रहते हुए भी हमारा सहायक बन सकता है। उसके विपरीत कमजोर स्वयं ही संभल सकेगा या नहीं, हमें क्या सहारा देगा। अतः कह सकते हैं, बल बुद्धि तथा धन से संपन्न व्यक्ति की ही शरण लेने योग्य होती है। तो हमेशा जिनके पास बल है, धन है, बुद्धि है, जो हमारी सहायता कर सके, उन्हीं लोगों की शरण लेनी चाहिए। अगली कुंडली है, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजे। कह गिरधर कवि राय, बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल, रखिए अपना पानी। प्रस्तुत कुंडली में कवि गिरधर राय कहते हैं कि हमेशा सदाचार एवं परोपकार का जीवन व्यतीत करनी चाहिए। अब कविता का भावार्थ कुछ इस प्रकार है, नाव में पानी और घर में धन यदि बढ़ जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर निकाल देना चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। जिस तरह नाव में भरा हुआ पानी उसे डुबो देता है, उसी तरह धन मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। उसमें अनेक प्रकार की बुराइयां आ जाती है। बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति सदैव ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने धन को परोपकार में लगा देता है। दूसरों के कल्याण के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। ऋषि मुनियों का यही कथन है कि मनुष्य को सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे, वह सदैव अपने सम्मान की रक्षा करे और सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचय परोपकार के लिए करे। तो इस प्रकार से यह कुंडली यही समाप्त होती है। अब अंतिम आता है, राजा के दरबार में जैसे समाया पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जहाँ को दे उठाए। जहाँ को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाय। बात पूछे ते कहिए, कह गिरधर कविराय, समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होई, बहुरी अनखेहे राजा। इस कुंडली में कवि ने सभा में सभ्यतापूर्ण आचरण अपनाने की शिक्षा दी है। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि राजा के दरबार में उपयुक्त समय पर ही पहुंचना चाहिए। वहां पर अपनी हैसियत के अनुरूप ही स्थान ग्रहण करना चाहिए। ऐसे स्थान पर नहीं बैठ जाना चाहिए जहां कोई आपको अपमानित करके उठा दे। सभा में मौन होकर बैठना चाहिए। ऊंचे स्वर में नहीं कहना चाहिए। यह सभ्यता की निशानी नहीं है। पूछे जाने पर ही अपनी बात कहनी चाहिए। राजा के सामने उचित समय पर ही अपनी फरियाद रखनी चाहिए। बहुत अधिक आतुरता नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो राजा क्रोधित होकर हमें
दंड भी दे सकते हैं। इस पद में कवि ने तात्कालीन परिस्थिति के अनुसार व्यावहारिक शिक्षा दी है। तो हमारी कुंडलियाँ यहीं खत्म होती है। अब हम अगला पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दों के अर्थ, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम पढ़ेंगे। गहरी, गहरी, संग, साथ, अंग, शरीर, दावागीर, डकैत या चोर, दाम, मूल्य, खासा, बारीक महीन सूती कपड़ा, मलमल सूती कपड़ा, वाफ्ता रेशमी कपड़ा, बकुचा गठरी, मोट गठरी, सहस हजार, लहे पसंद, दोऊ दोनों, अपावन अशुद्ध या अपवित्र, मतलब स्वार्थ, ताको उसका, बिरला कोई कोई, लटपट कष्ट, बरू बड़ा मजबूत, घामे धूप में पसीना, पतरो पतला, बयारी हवा, जर जड़, पाती पत्ता, तऊ तब भी, बाड़े बढ़ता है, सयानो बुद्धिमानी, सुमिरन स्मरण, परस्वारथ परोपकार, याही यही, सुचाल सदाचरण, पानी प्रतिष्ठा या इज्जत, जय जाइए, तहाँ वहाँ, को कोई, अनबोले बिना बोले चुपचाप, हहाय जोर से हंसना, काजा कार्य, अनखेहे क्रोधित, घूर के बाठी यात्री, ठाकुर मन के मनुष्य, गाहक ग्राहक, कागा कौवा, आतुर बेचैन, दमरी थोड़े दामों में, बानी आदत, बेगर्जी बिना गरज के, दो हाथ उलीचिए दोनों हाथ से बाहर कीजिए। तो इस प्रकार से हमारा शब्दार्थ यहीं पे खत्म होता है। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न हल करने के लिए दे रही हूँ। सभी इन प्रश्नों का हल ज़रूर करेंगे और कुछ न समझ आए तो कमेंट ज़रूर करें, मैं सभी प्रश्नों के जवाब ज़रूर दूंगी। पहला प्रश्न है, कवि ने लाठी के कौन कौन से गुण बताए हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि ने अन्य हथियार को छोड़कर लाठी पकड़ने के लिए क्यों कहा है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने कुत्ते का उदाहरण क्यों दिया है। अगला क्वेश्चन, कवि ने कंबल की क्या क्या उपयोगिताएं बताई है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार से गुणी व्यक्ति को सभी अपना लेते हैं और क्यों। अगला क्वेश्चन, सच्चे मित्र की पहचान कब और कैसे होती है। अगला क्वेश्चन, स्वार्थी लोग कैसे होते हैं। अगला क्वेश्चन, बेगर्जी प्रीति का क्या आशय है, अपने शब्दों में लिखिए। अगला क्वेश्चन, कवि के अनुसार किस प्रकार के पेड़ के शरण में जाना चाहिए और क्यों। अगला क्वेश्चन, पानी बढ़ने से कवि का क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन, कवि ने सयाना काम किसे कहा है। अगला क्वेश्चन, कवि के अनुसार हमें राजा के दरबार में जाकर कैसे पेश आना चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए। अगला क्वेश्चन, कविता का मूल भाव लिखिए। अगला क्वेश्चन, कवि परिचय लिखिए, उन्होंने किस प्रकार की कुंडलियाँ लिखी है बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है और आज की पढ़ाई भी यहीं खत्म होती है। तो प्लीज़ आप सभी पाठ को अच्छे से समझेंगे, सारे प्रश्न को हल करेंगे और घर में सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, मिस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बच्चों।